चैप्टर कंटिन्यू है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, राइट। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम कुछ चीज़ों पे बात कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सबसे बेसिक्स पार्ट थे, राइट। उसके तुरंत बाद हमने एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया, जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल। रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी हमारे जनरल पॉइंट्स क्लियर हैं। हम लोगों ने किसी एटम के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, राइट। हमने आइसोटॉन्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों के बारे में बात किया। ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मैटर किसी भी एटम के बारे में मिला है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन किसी भी मैटर का रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन से मिला है। क्योंकि एक बात हम सबको पता है कि एटम बहुत स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है कि उसको स्टडी करना, फिजिकल स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हो आप। क्लियर हो गया? जब इतना छोटा पार्टिकल है उसको स्टडी करना है तो डेफिनेटली उसके लिए किसी ना किसी स्पेशल फिनोमिना का ही जरूरत है। और फिनोमिना कौन सा लिया गया? किसी भी एटम्स के साथ रेडिएशन को स्ट्राइक किया गया, और रेडिएशन को स्ट्राइक करने के बाद डिफरेंट टाइप के जो एटम्स थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स का बिहेवियर शो किया। उन चीज़ों को हम अभी आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे पास किसी भी एटम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मैटर और रेडिएशंस के इंटरेक्शन की वजह से है। तो अब थोड़ा उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रेडिएशंस होते क्या है, राइट। एक बात हम सबको पता है कि अगर हम एक स्टोन को किसी भी वाटर के अंदर थ्रो करेंगे, राइट, तो हम सबको पता है भाई कि वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और अंदर से जहां पर स्टोन गिरा था वहां से दूर तक इस तरह की रिंग्स बनती हुई दिखाई देंगी आपको। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये सबको पता है, जब आप किसी भी पानी के अंदर स्टोन थ्रो करते हो तो इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्लियर हो गया? और ये जो वेव हैं ये आपकी मैकेनिकल वेव है, राइट। और मैकेनिकल वेव हम उनको कह रहे हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है। ये किसी भी मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट कर रही हैं। कौन से मीडियम में प्रोपोगेट कर रही हैं? डेफिनेटली इनको वाटर का मीडियम मिला हुआ है और ये प्रोपोगेशन शो कर रही हैं, बढ़ रही हैं दूर तक, राइट। किसकी वजह से? एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। किसकी वजह से क्रिएट हुआ? जब स्टोन्स को आपने किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर डाला, और रिंग्स बनी ढेर सारी जो दूर तक डिस्टेंस तक फैलती चली गई। और इन वेव्स की खासियत थी कि ये मैकेनिकल वेव है और इनको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया? ऐसी वेव्स के बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूं, लाइट। आप लोग यूं समझ लीजिए कि सनलाइट हम तक पहुंच रही है, राइट। सन हमसे लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस पे है, राइट। सन और हमारे बीच में जितना भी जगह है उसमें बहुत सारी जगह पर मटेरियल है, बहुत सारी जगह पर मटेरियल नहीं है। यानी हमारे ऊपर देखिए आप, कुछ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज, डस्ट पार्टिकल मौजूद है, लेकिन उससे अपर एटमॉस्फेयर में कुछ भी नहीं है, सब वैकेंट है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कहीं मीडियम है और कहीं मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी सनलाइट हम तक पहुंच रही है। आप समझिए ध्यान से, इसको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, राइट। लाइट को आप एक किसी भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर में से पास कर सकते हो, उसमें एयर फिल है तो भी पास कर सकते हो, और उसमें एयर फिल नहीं है, वैक्यूम है, सारी एयर निकाल दी गई है किसी भी स्पेशल मेथड से, तो भी उसमें से पास कर सकते हो। तो ऐसी रेडिएशंस के बारे में बात करेंगे। इन सब रेडिएशंस को, जिसको मैंने लाइट का नाम दिया है, उन सब और भी बहुत सारे हैं चीजों के बारे में बात करेंगे। ये सारी रेडिएशन हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? लाइट के बारे में आप के सामने बोर्ड पर लिखा है, और बहुत सारी रेडिएशंस के नाम आपने सुना है। आप लोगों ने गामा रे का नाम सुना है, हम लोग अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों ने एक्सरे का नाम सुना होगा। क्लियर हो गया? आप लोगों ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का नाम सुना होगा, आप लोगों ने इंफ्रारेड का नाम सुना होगा। दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम उन वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन रेडिएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको पास होने के लिए, पैसेज के लिए किसी मीडियम की जरूरत
नहीं है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा उसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक कहां पर आकर रुका, और टॉपिक रुका आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशंस हैं जिनको पास होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो बिना मीडियम पैसेज होता है उनका, तो उसके बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे। राइट? आप लोग यूं समझ सकते हो कि आखिर वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले चीज, वेव जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने पर प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेट को आप अप डाउन कह लीजिए, लेफ्ट राइट कह लीजिए, मूवमेंट कह लीजिए, जितना आगे जाए उतना ही पीछे। वेव का सिद्धांत है वो जितना आगे मूव करेगा उतना ही पीछे मूव करेगा। इस तरह के किसी भी मूवमेंट को आप वेव का नाम दे सकते हो। आप किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज टच कीजिए और वो बहुत कंपन करता है, साउंड भी प्रोड्यूस करता है, तो उसे भी वेव कहेंगे। आप लोगों ने लोअर क्लासेज में पढ़ा भी है कि वेव जो है ना, साउंड के बारे में बात कीजिए आप, साउंड एक तरह की वेव है, राइट? और वो कब प्रोड्यूस होती है? जब वाइब्रेशन होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन। क्लियर हो गया? तो उस चीज के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो हाउ दीज वेव्स मूव, किस तरह से मूव करती हैं और किस तरह से इनका नेचर होता है, राइट? इन चीजों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। लेकिन एक बात अभी हमारे लिए क्लियर हो गया कि जिन वेव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उनकी एक खासियत है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, राइट? ये बिना किसी मीडियम के प्रोपोगेट करते हैं। ये हमारा एक पॉइंट था जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल है आपके सामने, सनलाइट का एग्जाम्पल है, टॉर्च की लाइट है, किसी भी चीज की लाइट ले लीजिए, और भी बहुत सारी रेडिएशंस के बारे में अभी हमने बात किया था, राइट? अब प्रश्न होता है कि ये रेडिएशन जनरली कैसे प्रोड्यूस होती है। हमने बताया ऑसिलेशन से प्रोड्यूस होंगी। ऑसिलेशन का मतलब लेफ्ट राइट का मूवमेंट होगा इस तरीके का, तब ये रेडिएशन जाके प्रोड्यूस होती है। क्लियर पॉइंट? तो वेव्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वेव्स इस तरीके से मूव करती है। वाइब्रेशन से करेगी तो भी इस तरीके से मूव करेगी। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव, राइट? किसी भी मीन पॉइंट को बेसिक्स मानते हुए आप वेव को स्टडी करोगे, और जितना ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है उतना ही ये नीचे की तरफ, और इसे ही ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन के बारे में क्लियर है, इस तरह के मोशन को ही हम ऑसिलेशन बोलते हैं, इस तरीके से जो मूवमेंट होता है, राइट? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, दिस इज द जनरल पॉइंट। अब प्रश्न आ रहा है कि ये जो वेव है जिसके बारे में आप लोग स्टडी करने वाले हो, इस वेव्स में आपको दो बहुत जनरल पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ, यही रिप्रेजेंटेशन मैं कह रहा हूँ कि जितना आगे मूव करता है उतना ही पीछे मूव करता है। तो जितना हम ऊपर दिखाएंगे उतना ही हम नीचे दिखाएंगे। समझ में आ गया? तो ये आगे मूव कर रहा है, ये पीछे कर रहा है, तो ये आगे कर रहा है। दिस इज द मूवमेंट। क्लियर है? अब बात आता है कि ये जो वेव है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा? प्रश्न ये आता है, हम शुरू से ही बात कर रहे थे, व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जब इस वेव को स्टडी किया गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो समझने की कोशिश कीजिए कि एक बहुत सिंपल सा डेमोस्ट्रेशन आपके सामने रख रहा हूं। दिस इज ए सिंपल डेमोस्ट्रेशन। These 3 points represent 3 axes which are mutually perpendicular to each other. These 3 points are now mutually perpendicular to each other. ध्यान दीजिए, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर ये डायरेक्शन आपकी वेव की डायरेक्शन है, तो इन दोनों में से कोई एक डायरेक्शन उसी वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होगी, राइट? और इनमें से किसी एक डायरेक्शन में उस वेव की मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन होगी। जब इस वेव को या इस वेव को, किसी को भी आप वेव मान लीजिए, ये एक वेव है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव। जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी करोगे तो ये मान लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करोगे तो डायरेक्शन ये मान लीजिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनका बिहेवियर, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर।
राइट। और ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है ही हैं, ये दोनों किसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, जो उसका एक्चुअल पाथ है उसके भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो दीज रेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पॉइंट इज क्लियर, ध्यान रखना कि जो नॉर्मल वेव है वो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में जो डायरेक्शन शो करती है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और वेव्स के एक्चुअल पाथ के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज द पॉइंट। ओके, अब समझते हैं वेव्स के बारे में और बात। सो दिस हाइट ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड एज क्रस्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्रस्ट, एंड द अनदर पॉइंट, दिस इज द बॉटम, इट इज कॉल्ड ट्रफ। These 2 points, crust and trough, C-R-E-S-T, crust, and it represent as trough। ध्यान दीजिए, बहुत छोटी छोटी है, क्रस्ट है और ट्रफ है, राइट। ओके, हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज इक्वल। किसी भी वेव के लिए क्रस्ट की हाइट और ट्रफ का डेप्थ बिल्कुल इक्वल होंगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज एम्पलीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड कोई पूछ ले, द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितनी वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, एक छोटी यूं चलेगी, यूं चलेगी, यूं चलेगी, तो फिर क्रस्ट की हाइट और ट्रफ की डेप्थ भी चेंज होगी। तो इस चीज को हम बड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिर इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड से क्या लेना देना है, बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन सभी वेव्स की इक्वल हाइट नहीं होती है। आप अगर साउंड वेव के बारे में बात करो तो एक क्लियर सा पॉइंट, अगर आप धीरे बोल रहे हो तो वेव्स अलग एम्पलीट्यूड का कर्व बना रही हैं, अगर आप तेज बोल रहे हो तो वेव अलग एम्पलीट्यूड का कर्व बना रही है। तो क्लियर हो गया। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ कर्व, पहला पॉइंट क्लियर है। उसके बाद बात आता है भाई कि ये दिस इज क्रस्ट, दो लगातार क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, कहीं भी ले लीजिए आप, दिस इज द कॉल्ड द लेंथ ऑफ द वेव एंड रिप्रेजेंटेड एज वेव लेंथ। समझिए ध्यान से, वेव के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, राइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive crusts और 2 consecutive troughs, दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी या दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, उसे ही क्या कहते हैं, उस वेव की लेंथ कहते हैं। सो वेव की लेंथ, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी, दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, राइट। वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल से, which is commonly known as lambda, it is called lambda, point clear, lambda, right। and क्योंकि ये यूनिट है लेंथ की, लेंथ है तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, द यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। लेंथ की यूनिट, लेंथ चाहे किसी भी चीज की हो, आपकी लेंथ हो चाहे वेव की लेंथ हो, राइट। सोचना नहीं होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। Hopefully the point is clear. So the another point. The second point is we write here wavelength, right। और आपसे पूछे कि भाई दो कंजुगेटिव क्रस्ट और दो कंजुगेटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस होता है, उसे ही क्या कहा गया है, वेवलेंथ कहा गया। एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे, द हाइट ऑफ द क्रस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एंड वेवलेंथ दो लगातार क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस और दो लगातार ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। पॉइंट्स आर क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव फॉर द अनदर पॉइंट, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी वेव की दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस वेव की वेवलेंथ और उस वेव की फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझिए, फ्रीक्वेंसी को भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये V और फिर इस तरह से बैंड कर दिया गया है, एंड इट इज कॉल्ड न्यू, न्यू, राइट। पर सेकंड होने वाले इवेंट को ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं जनरल लाइफ में। पर सेकंड कोई भी घटना है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ
कि वेव के टर्म में फ्रीक्वेंसी किसे कहोगे? किसी एक पॉइंट से, ध्यान से समझना, किसी एक पॉइंट से कितनी वेव पास होगी आपको पता नहीं, कितनी भी हो सकती है। थोड़ा समय होगा तो कम पास होंगी, ये वेव चल रही है, ज्यादा समय होगा तो ज्यादा पास होंगी। फिर आपसे पूछा जाए 1 सेकंड में कितनी पास होगी, अब आप कहोगे ये एक फिक्स नंबर आ गया है। क्लियर हो गया? तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में जितना वेव्स पास होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। और इस बात को आप समझ लीजिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी को यूं कह लीजिए कि अगर मान लीजिए झापड़ लगाया जाए ना और धीरे धीरे लगाया जाए तो फिर फ्रीक्वेंसी कम है, और तेज तेज लगाया जाए तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, राइट? फैन को रोटेशन देखिए, आप फैन बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो आप कहो जी 1 सेकंड में कम चक्कर लगा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, राइट? और 1 सेकंड में बहुत सारे चक्कर लगाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब है कि पर सेकंड होने वाली घटना को ही हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो 1 सेकंड में, राइट, 1 सेकंड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कुल कितनी वेव्स पास होती है, उसे हम उसका क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सो क्लियर है फ्रीक्वेंसी? अब आप एक बात देखिएगा ध्यान से, एक वेव, कोई भी एक पर्टिकुलर वेव के बारे में अगर हम बात करें, राइट, और वो वेव किसी एक पॉइंट से 10 सेकंड में 100 टाइम्स पास होती है, 100 टाइम्स पास हो रही है 10 सेकंड में। ध्यान से देखना, राइट? तो 1 सेकंड में कितनी बार पास होगी? तो 1 सेकंड में आप बोलोगे वो 10 टाइम्स पास होगी। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट। समझ पा रहे हो आप? क्लियर हो गया? इसका मतलब पर सेकंड 10 टाइम्स पास हो रही है, पर सेकंड 10 टाइम्स पास हो रही है। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड। क्लियर है? 10 सेकंड में 100 टाइम्स पास हो रही है किसी एक पॉइंट से कोई वेव। कोई तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो आप कहो जी फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में उस पॉइंट से कितनी बार पास होगी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो पॉइंट इज क्लियर? सो द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, राइट, एंड the unit of frequency is per second. Hopefully the point is clear. Okay, so this is another aspect. तो 3 छोटी छोटी चीजों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। One more point related to wave is the velocity. भाई स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी बड़ा एस्पेक्ट है कि वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सबको पता है सर, मीटर पर सेकंड। भाई वेलोसिटी का यूनिट आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ के आए हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? मीटर पर सेकेंड यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का मतलब आप समझते हो, यही होता है भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड। आप ये मत कहना कि डिस्टेंस को वेव कहा गया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को वेव नहीं कहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। समझिए ध्यान से, एक वेव 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में, राइट? एक वेव 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 सेकेंड में। आपसे पूछे उसकी वेलोसिटी बताइए, आपको जी 5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना? 5 मीटर। सो 10/2, so that is 10/2, that is 5 meter per second. So distance traveled by a wave in 1 second is represented by its velocity, and velocity as usual the formula is d/t, right, and the unit is meter per second. तो वेव के बारे में बहुत जनरल इंफॉर्मेशन आप सबके सामने है, और आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हैं। एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रफ का डेप्थ और क्रस्ट का हाइट, इसे ही एम्पलीट्यूड कहेंगे, राइट? वेवलेंथ 2 लगातार क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, 2 लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे, यूनिट मीटर होगा। फ्रीक्वेंसी पर सेकंड किसी पॉइंट से कितना वेव्स पास होगा उसे उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए वेव, राइट, वेलोसिटी ऑफ वेव पर सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी वेव, उसे उसका क्या कहेंगे? वेलोसिटी कहेंगे। दिस इज अनदर पॉइंट। क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट इज द वेव नंबर, राइट? सो नंबर ऑफ वेवलेंथ
पर सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स पास होंगी, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। अब वेव नंबर, नंबर का मतलब संख्या, राइट। अब संख्या का मतलब है कि किसी भी एक डिस्टेंस को ले लिया गया और डिस्टेंस लिया गया 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में जो डिस्टेंस है उसमें अगर एक ही वेव बन रही है सो वेव नंबर, इसी में अगर मान लीजिए 2 वेव बन पा रही हैं सो वेव नंबर 2, इसी में अगर मान लीजिए 3 वेव बन पा रही हैं सो वेव नंबर इज 3। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। सो यू लेट्स अगेन कंपेयर वेव नंबर। वी विल टेक 3 सिंपल एग्जांपल to represent wave number, right? And wave number is represented as nu bar, that is nu bar, okay? So clear, आप समझिए ध्यान से, this is one wavelength, this is wavelength 2, why? 1 सेंटीमीटर में 2 waves पास हो रही है, and this is another wavelength, the wavelength is 3। Hopefully, so wavelength को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई, कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? पर सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ बन रही है। आपको जो 1 सेंटीमीटर में 1 वेवलेंथ बन रहा है, राइट, और इसमें क्या हो रहा है, 1 सेंटीमीटर में 2 वेवलेंथ बन रहा है, 1 सेंटीमीटर में कितना बन रहा है, 3 वेवलेंथ बन रहा है। सो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। अब मैथमेटिकली वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब आप समझना ध्यान से। किसी भी वेव की लेंथ, एक वेवलेंथ है, उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो उसका वेव नंबर कितना होगा, तो आप बोलिए 1 सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ होगी। सो 1/2 दैट इज 0.5। So it is represented as wave number is represented as 1/λ and λ is taken in सेंटीमीटर। अरे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जर्नल इंफॉर्मेशन था, इसी को लेकर अब हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। वेव एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारी कहानी को, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, द पॉइंट्स आर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रेस्ट and depth of the trough, the wavelength, right, distance between 2 consecutive crest and 2 consecutive trough, that is called wavelength, represented by lambda and unit is meter, right, सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट करोगे, जनरली मीटर में। फ्रीक्वेंसी, राइट, पर सेकंड किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास होंगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड द यूनिट इज पर सेकंड। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर सेकेंड इज रिप्रेजेंटेड एज हर्ट्स। हर्ट्स का नाम आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, अगर आप लोग रेडियो सुनते हो तो। आपके घर में रेडियो होगा, आप लोग देखिएगा, रेडियो जो है उस पर कुछ पॉइंट्स बने होते हैं, और उन पॉइंट्स पर, उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही कोई एक स्पेशल चैनल जो है वो ब्रॉडकास्ट होता है। यानी वहाँ पर मान लीजिए रोहतक से टेलीकास्ट होने वाला कोई भी एक चैनल है, तो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा उसको रोटेट करके, राइट, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस पॉइंट के ऊपर रोहतक चैनल है। आपका दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो का जो चैनल है दिल्ली का है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी न्यू पर सेकेंड, और उसका एक यूनिट पर सेकेंड को ही क्या कहा गया है, हर्ट्ज कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, राइट। वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी के बारे में एक बहुत जनरल सा डेफिनेशन। वेलोसिटी आप सबको पता है, मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में, राइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड। सो यूनिट इज मीटर पर सेकंड, एंड वेलोसिटी लाइट के केस में रिप्रेजेंट किया जाएगा c से, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, लाइट के केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय c, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 3 × 10⁸ मीटर। क्लियर हो गया? तो इट इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार, मैथमेटिकली इक्वल टू 1/λ, और 1/λ ये है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में कुल कितनी वेव्स पास होंगी,
दैट इज कॉल्ड इट्स वेव नंबर। क्लियर है पॉइंट? ये सब चीजें आपके दिमाग में डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए, और इसके बाद इन सबका सिंबल और इन सबकी यूनिट। वन मोर क्वेश्चन इज, you will simply observe that, and it is experimentally proved by many scientists at time to time, right, that the relationship between wavelength and frequency, you know, wavelength is meter and frequency is per centimeter, so the unit simply represent as it represents the velocity, but velocity is symbolized as c, so you can simply written as wavelength into frequency इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। किसी भी रेडिएशन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होगा। ठीक है? और इसका आपको अंदाजा बहुत अच्छे से आ गया सर, वेवलेंथ की यूनिट मीटर है, राइट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय पर सेकंड, एंड मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, राइट। तो दिस इज द सिंपल रिलेशन। थोड़ा आगे बढ़िए, लैम्डा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा कह सकते हो, राइट। आप लोग ये भी कह सकते हो कि न्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, क्योंकि सी जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट नंबर है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब किसी वेव की अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और इसको समझने की कोशिश करना भाई, दोनों के रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। ये पॉइंट है, अगर वेव की लेंथ ज्यादा है तो वो पर सेकंड किसी पॉइंट से कम गुजरेगी, राइट। और अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम है, आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया, वो इस तरीके से वेवलेंथ कम है, राइट, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ज्यादा होगी, वो तेजी से पर सेकंड उस पॉइंट से ज्यादा पास होगी। क्लियर हो गया। मान लीजिए ये पूरी वेवलेंथ है, तो 1 सेकंड में इस वेव को गुजरने एक ही वेव से चल रही है, लेकिन यहां पर वेवलेंथ ये है तो इस पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसी 2 वेव्स पास हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए वेवलेंथ और कम है, ये ऐसी वेवलेंथ है, तो फिर आप ये समझ लीजिए इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो जाएंगी 1 सेकंड में, और ज्यादा पास हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इस और इस के बीच की डिस्टेंस को कह रहे हैं, राइट, और फ्रीक्वेंसी पर सेकंड कितना पास होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ओके, सो अनदर एस्पेक्ट मैथमेटिकली, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा इज न्यू बार, 1 अपॉन लैम्डा इज न्यू बार, सो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। Why into nu bar? Because 1 upon lambda is equal to nu bar. So nu bar is represented as nu upon c. This is another relationship. The relationship between wave number and frequency. वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है, वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज बाई 1 अपॉन लैम्डा। सो ये रिलेशन आपके लिए क्लियर है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, सो आई राइट दीज पॉइंट्स अगेन। Okay, so these points are again clear for you. Amplitude represented by a wavelength lambda, unit meter, frequency that is represented by nu, or unit is per second or hertz. Velocity c, unit meter per second, that is 3 × 10⁸ meter per second. The value of c, velocity of light. Wave number is represented nu bar and 1 upon lambda. Mathematically, the relationship between wavelength and frequency, that their multiplication is equal to velocity of light. So nu is equal to c upon lambda. C is the constant. So wavelength और frequency एक दूसरे के इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, और वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा बात आता है कि अब हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग यूनिट्स पढ़ लीजिए, लेंथ की यूनिट ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि वेव लेंथ, जिन वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत छोटी लेंथ की होती है, राइट। देयर यूनिट्स मे बी रिप्रेजेंटेड इन पिकोमीटर, दे मे बी रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम, एंड दे मे बी रिप्रेजेंटेड एज नैनोमीटर, एंड दे मे बी रिप्रेजेंटेड एज माइक्रोमीटर। मैथमेटिकली ये चीजें बार बार रिपीट होंगी।
आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻12 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगा इन चीजों का। 1 एंगस्ट्रॉम जो लेंथ है that is represented as 10⁻⁻10 meter. 1 nanometer is 10⁻⁻9 meter, and 1 micrometer is 10⁻⁻6 meter. So these are the mathematical values of these distances: 1 picometer, 1 angstrom, 1 nanometer, 1 micrometer. This is the distance. अब थोड़ा वेव के बारे में समझ लीजिए कहानी कि वेव्स की, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह रहे थे, राइट, वो कितने तरह की होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या क्या रिलेशन है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। राइट, आप सबको पता है भाई कि हम जिस लाइट के सबसे ज्यादा कांटेक्ट में है वो सनलाइट है। क्लियर है ये पॉइंट? और सनलाइट का एक पार्ट हमारा देखने में हेल्प करता है, दैट इज विजिबल लाइट, जिसको आप व्हाइट लाइट भी बोलते हो, जो 7 कलर्स से मिलकर बनी है, विजिबल लाइट। एंड दीज 7 कलर्स आर विबग्योर, दीज 7 कलर्स। और इन विबग्योर के अंदर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की और सबसे कम वेवलेंथ इनमें वॉयलेट की है। तो अब आपको पता है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, राइट। इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनमें सबसे ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो ये तो विजिबल लाइट, और इनकी रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में है। डाटा बहुत बार बुक टू बुक वेरी कर जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट बुक्स में 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ही प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर पॉइंट? सो विजिबल लाइट जिसको आप देख पा रहे हो, सनलाइट का वो पार्ट, राइट, दैट इज मेड अप बाय 7 कलर्स विबग्योर। और जब आप प्रिज्म में से पास करते हो, आप लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है। सो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर। अब उसके बाद जिस वेव की लेंथ रेड से ज्यादा है वो आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन कहलाती है। और इंफ्रारेड रेडिएशन वो रेडिएशन है जिनकी वजह से हमें हॉटनेस फील होता है, जिनकी वजह से हमें गर्मपन का अनुभव होता है। आप धूप में निकलते हो, गर्मी लगती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस है, गर्मी लगती है, उसके पास हाथ ले जाओगे, इंफ्रारेड रेडिएशन है। हर हॉट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, आपकी जनरल रेडिएशंस किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से, उसको आप क्या कह रहे हो? इंफ्रारेड रेडिएशन कह रहे हो। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक प्रेस से आप किसी भी हीटिंग ऑब्जेक्ट के पास जाइए और आप देखिए उसको, सो दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड। और जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट से कम है, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप सबने पढ़ा है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ पर नहीं आने दे रहा है, क्योंकि वो अर्थ तक अगर पहुंच जाएंगी तो हमें बहुत सारी हार्मफुल डिजीज भी हो जाएंगी, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, राइट। सो अल्ट्रावायलेट आर लो वेवलेंथ रेडिएशन एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। वेवलेंथ कम है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सो तो पॉइंट इज क्लियर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम भाई? हम लोग बात कर रहे हैं व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना है। दीज 7 कलर्स आर विबग्योर। इनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, राइट। वॉयलेट से कम अल्ट्रावायलेट और रेड से ज्यादा इंफ्रारेड। और हम लोग इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को नहीं देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, सो हमारा पॉइंट क्लियर है। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है। ये तीनों का तीनों सनलाइट का पार्ट है। आप ध्यान रखिएगा, सनलाइट को 3 पार्ट में बांट दिया है। और कौन से 3 पार्ट में बांटा है? राइट, द विजिबल लाइट 400 to 700 nanometer, the waves which have their wavelength less than violet, so ultraviolet, the waves which have their wavelength more than red, these are considered as infrared। तो सनलाइट के बारे में क्लियर है। उसके बाद बहुत सारी वेव्स और हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और वो वेव्स आपकी, समझिए ध्यान से, आप लोगों ने एक्सरे सुना होगा। एक्सरे जो है वो अल्ट्रावायलेट से कम वेवलेंथ की रेडिएशन है। आप लोगों ने गामा रे सुना होगा, अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे। होपफुली द पॉइंट्स आर क्लियर।
इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो गामा रेज, एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर आपका विजिबल लाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद किसका नंबर आ रहा है? आपका इंफ्रारेड का नंबर आ रहा है। इंफ्रारेड के तुरंत बाद आप लोग पॉइंट आउट कीजिए भाई, आप लोगों ने रेडियो के बारे में सुना होगा, राइट? तुरंत बाद माइक्रोवेव, उसके तुरंत बाद रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स में एफएम और एएम। एफएम से बहुत सारे स्टूडेंट परिचित होंगे, नहीं होंगे तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार सुनना कि पूछना, रेडियो में एक एफएम होता है और एक एएम होता है। एएम जो है ना, उसको सुनने के लिए एंटीना की जरूरत नहीं है, जबकि एफएम जो है उसको सुनने के लिए एंटीना का जरूरत होता है। सो हम लोग फिर कहाँ पहुँचे, ध्यान दीजिएगा, किस पॉइंट तक पहुँच गए हैं? हम लोग विजिबल से शुरू किया था, विजिबल से कम वाले पे बात किया अल्ट्रावायलेट, हम लोगों ने एक्सरे पे बात किया, उससे कम वेवलेंथ की कौन सी है? गामा रेज। हम लोग विजिबल से जब आगे बढ़े तो हम किस किस चीज़ तक पहुँचे थे? हम लोग इंफ्रारेड तक पहुँचे, उसके बाद माइक्रोवेव तक पहुँचे, उसके बाद रेडियो वेव्स तक पहुँचे जो आपकी कौन सी हैं? एफएम और एएम, और उसके तुरंत बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये सभी रेडियो से जुड़े हुए फिनोमिना हैं जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, रेडियो वेव्स। तो ये सीक्वेंस आप सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सा सीक्वेंस? गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, राइट? और उसके बाद एफएम, एएम, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। ये पूरी सीक्वेंस। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की बताइए मुझे, लॉन्ग रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की हैं, जबकि सबसे कम की यहाँ पर जो गिवन है वो गामा रे। बहुत बार कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बस शॉर्ट वेवलेंथ की बताइए, तो डेफिनेटली शॉर्ट वेवलेंथ की इधर है आपकी, लार्ज वेवलेंथ की बताइए इधर है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली बताइए, इतना ही घूम जाता है बस क्वेश्चन। आप सबको पता है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। आपसे पूछो वॉयलेट और रेड में वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है? रेड की। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? वॉयलेट की। तो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन। बहुत क्लियरली आप इन पॉइंट्स को नोट करना, बहुत इजी क्वेश्चंस बनता है इनके ऊपर। अब कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर बात करते हैं, समझिए ध्यान से। ओके, सो इन न्यूमेरिकल फॉर यू, येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैंप। एक कोई येलो लाइट है, क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट कर सकते हो। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए लैंप, किसी लैंप से एक लाइट एमिट हो रहा है येलो, आप सबको पता है येलो विजिबल में आता है, राइट? हैज ए वेवलेंथ ऑफ 580 नैनोमीटर एंड हैव वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर। सो यू कैन कन्वर्ट इनटू मीटर, 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। वो सब डाटा आपके सामने अभी लिखे थे, आप लोग होपफुली नोट कर लिया होगा, राइट? ओके, आपसे पूछा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ द लाइट। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सिर्फ फॉर्मूला। आप बताइए भाई, आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेवलेंथ इज गिवन, डेफिनेटली दैट इज गिवन इन मीटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो क्लियर, जब मीटर नीचे जाएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आप लोग निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बताइए मुझे? क्वेश्चन था आपको ये निकालना है। सो दैट इज c अपॉन लैम्डा, एंड c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द लैम्डा इज 580 इंटू 10⁻9 मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। दैट इज क्या है आपके पास? सो द पॉइंट इज क्लियर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। Hopefully the frequency is clear. Again I repeat, you know the relationship between frequency and wavelength is equal to c. दोनों कमेंट कीजिए। So frequency is equal to c upon lambda, c lambda solve कीजिए। Wave number that is 1 upon lambda, but lambda is taken in centimeter to calculate wave number. तो point must be clear. Clear है ये point? ठीक है, तो आप लोग वेव नंबर निकाल लीजिएगा 1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर लीजिएगा। Hopefully the point is clear. राइट? आप लोग अगर पर मीटर निकालना चाहो तो फिर मीटर में रखिएगा, पर फिर आप पर मीटर लिखना, वरना आप सेंटीमीटर निकाल सकते हो, राइट? चलिए और क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। एक ऑल इंडिया रेडियो, एक रेडियो का चैनल है, और उस ऑल इंडिया रेडियो का एक चैनल है विविध भारती, राइट? ये भी आपके पेरेंट्स
बहुत फेमिलियर हैं, इज ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। लेकिन आप सबको पता है हमें तो पर सेकंड चाहिए, सो 1368 into 10 raised to power 3 hertz, and this hertz is actually per second, so you can say write as 10 raised to power 3 per second. Hertz is frequency, right? So what question? Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transistor. अब इसकी वेवलेंथ आपसे पूछी गई है, तो आप सबके लिए रिलेशन क्लियर है, म्यू इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू सी, राइट? म्यू आपको पता है, दैट इज सी आपको पता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप क्या निकालोगे? वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे। फिर आपसे पूछा है भाई इसी क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग? किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो आप लोग वेवलेंथ देखना, आपको अपने आप अंदाजा आ जाएगा 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर आ रही है, तो फिर सीधा सा बात है विजिबल लाइट के अंदर आ रही है, उससे ज़्यादा आएगी तो फिर आप सबको पता है माइक्रोवेव, उसके बाद फिर रेडियो वेव्स है, FM AM है, FM है, समझ में आ गया? और उसके बाद फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स है, तो वो सब डाटा आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल करा दिए जाएंगे, बुक्स में अवेलेबल है। क्लियर हो गया? और समझिए ध्यान से, द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड। विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ 2 रेंज में चल रहा है, और दैट इज 400 नैनोमीटर टू 750 गीगाहर्ट्ज। वो मैंने बताया था आपको, डाटा वेरी कर जाते हैं, राइट? क्योंकि 10 रेज़ टू पावर -9 लिखने के बाद इस डाटा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है, दैट इज बहुत क्लोज हो जाएगा उसके, ठीक है? सो द क्वेश्चन इज वेवलेंथ रेंज, वॉयलेट का जो वेवलेंथ है, ये वॉयलेट का वेवलेंथ है, एंड दैट इज द वेवलेंथ ऑफ रेड। सो वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, सो 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, and that is the wavelength, that is 750 into 10 raised to power -9 meter. But this time you should wavelength violet or wavelength red. This is the point. Question है, can express these wavelength in frequency. इन wavelength को frequency में express कीजिए। तो ठीक है, इनको frequency में बदलना है, तो आप सबको पता है क्या निकालना है, v निकालना है, और इसका भी क्या निकालना है, v निकालना है। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, सॉरी न्यू इंटू निकालना है, न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, राइट? न्यू कैलकुलेट करना है, लैम्डा गिवन है, सी आपको 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 पता है। यहाँ भी न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, न्यू यहाँ पूछा है, लैम्डा गिवन है, और सी आप लोगों को पता है। सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस, राइट? वन मोर क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीजियम इज 460 नैनोमीटर। सीजियम की वेवलेंथ 460 नैनोमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो वेवलेंथ 460 नैनोमीटर है, तो सबसे पहले उसको आप किस में कन्वर्ट कीजिएगा? मीटर में, 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर, आपसे उसकी फ्रीक्वेंसी पूछिए। तो इसके साथ ही असाइनमेंट दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों कहते हैं, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर, फिर छोटी छोटी टर्म्स, एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, राइट? वेलोसिटी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, इन सब के यूनिट्स पता होना चाहिए, इन सब के बीच में रिलेशन को लेकर बात करना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो रेंज, विजिबल लाइट 400 टू 700 से ज़्यादा यानी ये आपका विग्योर है, रेड से ज़्यादा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से ज़्यादा आपका माइक्रोवेव, फिर आपका AM, FM, देन योर माइक्रोवेव्स, सॉरी लॉन्ग रेडियो वेव्स, और उससे कम पे अगर बात करें तो आप वापस आ जाइए, वॉयलेट से कम अल्ट्रा वॉयलेट, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद गामा रेज। तो इस पूरे स्पेक्ट्रम की रेंज आपको तैयार करनी है, और फिर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर बात करनी है। होपफुली द पॉइंट इज क्लियर, ओके।